मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हो जाइए नीट के लिए तैयार, क्योंकि यूट्यूब पे आ गया है आपका उदय भाई। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से। अपने मन में इच्छा जगाइए और हौसले को बुलंद करिए, और अपने मन में बस एक ही बात को याद रखिए कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ज़रूरत पड़ी तो ए नीट तेरे लिए बाबू सोना को भी छोड़ देंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एवं रिस्पायरेशन टॉपिक, जिसमें हम पहले दो वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 3 के नाम से बन रहा है। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे उसमें कि जो लंग्स है वो प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोली के मिलने से लंग्स बनता है। ठीक है, लंग्स किसके का बना हुआ है? ये प्राइमरी ब्रोंकी, जो यहाँ पे प्राइमरी दो ब्रोंकी होता है, जो ट्रेकिया के टूटने से बनता है। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकी, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोल, ये सब क्या बनाता है? लंग्स बनाता है। और ये लंग्स के चारों तरफ डबल लेयर होता है ना, डबल मेम्ब्रेन लेयर पाया जाता है इस लंग्स के चारों तरफ, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन मैंने क्या होता है? रगड़न। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर लेयर नहीं होगा, ये डबल लेयर नहीं होगा लंग्स के चारों तरफ, तो ये क्या होगा? ये हमारा रिब केज में है। कहाँ पे है ये? रिब केज के अंदर है। और रिब केज में रिब्स का हड्डी है, इधर बैकबोन है, इधर स्टर्नम है। अगर यहाँ लेयर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, इन हड्डियों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और जब भी हम लोग सांस उस लेंगे तो रगड़ाएगा। ये जो हमारा रिबकेज का हड्डी सब है उसमें क्या होगा? लंग्स का जो हमारा सरफेस है ये रगड़ाएगा उसमें, और रगड़ाने से क्या हो सकता है? हमारा जो बैलून है जिसको एल्वियोली कहते हैं वो फूट सकता है। तो ये लंग्स को क्या हो जाएगा? नुकसान। तो इस चीज़ से बचाने के लिए प्रकृति ने लंग्स के चारों तरफ क्या दे दिया है? एक मेम्ब्रेन दे दिया है, क्या? डबल लेयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में फ्रिक्शन को और ज़्यादा कम करने के लिए एक फ्लूइड दिया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूइड। ये दो लेयर के बीच में होता है। दो लेयर, एक लेयर लंग्स की तरफ होता है, लंग्स के सरफेस की तरफ, और एक होता है हमारा रिबकेज के सरफेस की तरफ। ठीक है, जिसको हम लोग आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो लंग्स के साइड होता है उसको इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या इनर कहते हैं। ठीक है, और प्लूरल फ्लूइड इसके बीच में भरा हुआ होता है। अब देखेंगे जो लंग्स है ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी। ये क्या होता है थोरेसिक कैविटी? तो ये एक प्रकार का चैम्बर है जो किस चीज़ का बना हुआ है। अगर हम इसको देखेंगे, थोरेसिक कैविटी कहाँ है हमारा? तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, जो छाती वाला पार्ट है, गर्दन से लेके यहाँ छाती तक का जो पूरा हिस्सा है, ये क्या है? थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और उसके नीचे जो यहाँ पेट वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? पहले बताए थे एब्डोमिनल कैविटी होता है। अब हम अगर देखेंगे कि जो थोरेसिक कैविटी है ये क्या चीज़ का बना हुआ है, तो अगर हम पीछे से देखें तो पीछे साइड में हमारा बैकबोन है। कौन है? बैकबोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, और साइड साइड से देखेंगे तो क्या से बना हुआ है? रिब्स से। इधर 12 इधर 12, 24 को रिब्स, और एक आगे स्टर्नम है। ठीक है, तो पीछे से बना हुआ बैकबोन से, साइड से क्या है? रिब्स की हड्डी है रिब्स, और आगे क्या है? स्टर्नम से बना हुआ है। और ये जो रिबकेज है ना, ये एयर टाइट चैम्बर होता है, इसमें हवा भरा रहता है टाइट एकदम। ठीक है, और जैसे जैसे चैम्बर में बदलाव आएगा वैसे वैसे हमारा लंग्स में भी बदलाव आता है। लंग्स में जो बैलून दिख रहा है ना, इसके में भी बदलाव आता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटता है तो हमारा लंग्स का भी वॉल्यूम घट जाता है। एग्जाम्पल की जगह जैसे देखिए, अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ किसी सिस्टम से जुड़ जाता है ना, तो उसको उसी के सिस्टम से चलना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक, वो शादीशुदा नहीं है, शादी ब्याह नहीं कर ले तो एकदम अपन मर्द का मालिक होता है, अपने मन से सब कुछ करता है। ठीक है, जिसके साथ बतियाना उसके साथ बतियाता है, जिसके साथ घूमना है जिसके वो घूम सकता है। ठीक है, दारू मुआ सब कुछ पी सकता है, घरे कितनों बजे लेट से आए रात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको शादी हो गया, शादी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो वैवाहिक नियम कानून में बंध जाएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन का एक नियम कानून होता है। अगर आप पहले घूमते थे किसी लड़की के साथ तो वो घूमना बंद करना होगा। किसी लड़की के साथ बात विचार करते थे फ़ोन पर तो उसको बंद करना होगा, नहीं तो लोला टूट जाएगा। और अगर शराब वराब पीते हैं तो उसको बंद करना होगा, क्योंकि शराब पी के आइएगा
तो फिर नीचे बोरा बिछा के सोना पड़ेगा। अगर गलती से सो भी गए पत्नी के साथ मेहरारू के साथ तो रात भर गाली मिलेगा। और अगर आप गलती से कहीं लेट आ गए, गलती से लेट आ गए घर पे बिना औरत को बताए, तो फिर तो पहला कदम दुआरी पर रखते मिलेगा, कहाँ कोना 100 दिन के साथ घूमत रहे, आप तो हर जुलफिया तो हम सोच कर देते हैं। तो ये सब था कि अगर जिस सिस्टम में आप घुस गए उसी सिस्टम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाता है। उसी प्रकार ये जो हमारा जो लंग्स है वो थोरेसिक चैम्बर के थोरेसिक कैविटी के सिस्टम में है, और उसको थोरेसिक कैविटी के अनुसार ही काम करना पड़ता है। थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा तो लंग्स का भी वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े कि जो रेस्पिरेशन है वो एक रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब टूटने वाला रिएक्शन, और एनाबॉलिक माने जुड़ने वाला रिएक्शन। तो ये जो हमारा है रेस्पिरेशन, ये टूटने वाला रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी और CO2 में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्शन के अनुसार कि यहाँ पे हमको O2 की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पे जो CO2 बन रही है बेकार का चीज़ है, इसको बाहर निकालने का ज़रूरत पड़ रहा है, जिसी के लिए हम लोग ब्रीदिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे O2 कहाँ से मिलेगा हमको, एटमॉस्फेयर से, तो इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, सेल के पास, क्योंकि एनर्जी कहाँ बन रहा है, सेल के पास बन रहा है। और सेल में जो एनर्जी बनाने के समय CO2 बन रहा है, ये जो बेकार का चीज़ बन रहा है, इसको लतियाना होगा, यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो इसको बाहर निकालना होगा। इसके लिए क्या करता है, O2 कहाँ आता है, बाहर से एटमॉस्फेयर से लंग्स के पास आता है, इसको ब्लड पकड़ के कहाँ ले आता है, सेल के पास। अब सेल में जो CO2 बना है इसको यहाँ से ब्लड पकड़ करके कहाँ ले जाता है, लंग्स के पास, और वहाँ से लंग्स के पास चला जाता है, और लंग्स क्या कर देता है, इसको बाहर निकाल देता है। तो ये जो पूरा रेस्पिरेशन है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा प्रक्रिया इन्वॉल्व होता है। तो ठीक है।